हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलियन। ये चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक जो है हम पढ़ चुके थे। अब हम जो है कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे थे। चलिए, तो एक बार जो है पूरे चैप्टर को ओवरव्यू कर लेते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। चलिए, फिर साथ ही हम स्टार्ट कर लेंगे हमारा नया टॉपिक। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन से शुरुआत की थी। हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या जाना कि सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि विलयन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिश्रण होता है। होमोजीनियस मिश्रण यानी कि एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक, अब समांगी मिश्रण में क्या दो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं। पहली चीज, समांगी मिश्रण क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यानी कि हम इसका कोई सा भी हिस्सा उठाएं, कोई सा भी पार्ट देखें तो वो क्या होता है? समान होता है। दूसरी चीज, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा विलायक होता है और सॉल्यूट यानी कि जो हमारा विलेय होता है। तो विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा विलयन बनाते हैं, जिसमें जो हमारा विलायक होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय जो होता है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक, ये भी हम पढ़ चुके थे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर हमने पढ़ा बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलयन क्या होता है। विलायक और विलेय यानी कि दो कंपोनेंट होते हैं, दो अवयव होते हैं। क्या होते हैं वो दो अवयव? एक विलायक और एक विलेय। विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, यानी कि लार्जर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़े थे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस विलयन, जैसे कि हमने क्या कहा, एलॉय के बारे में पढ़ा। एलॉय यानी कि जो क्या होते हैं? हमारे धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। एलॉय किससे बनते हैं? धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर हमारे पास ब्रॉन्ज है और ब्रास है, यानी कि पीतल और कांसा। ठीक, पीतल है और कांसा है। देखो, तो ब्रॉन्ज है वो किससे बनता है? कॉपर और टिन से बनता है। जबकि जो हमारा ब्रास है वो किससे बनता है? कॉपर और जेडन जिंक से बनता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? कॉपर और जिंक दो क्या है? दो अलग अलग धातु हैं। दोनों के मिश्रण से क्या बन रहा है? हमारा ब्रास बन रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉपर और टिन क्या है? हमारे दो अलग अलग धातु हैं, तो उनके मिश्रण से क्या अलॉय बन रही है? एक अलॉय बन रही है जिसका नाम है ब्रॉन्ज। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से हमारे ठोस जो विलयन होते हैं ऐसे बनते हैं। द्रव की बात करें हम, तो जैसे हम कहें कि जो हमारा इथेनॉल होता है यानी कि अल्कोहल जो हमारी होती है, उसको जब हम जल में क्या करते हैं? अब मिलाते हैं तो दोनों का एक मिश्रण तैयार होता है, तो वो क्या होता है? द्रवीय मिश्रण हम उसे कहें, या हम उसे कहें द्रवीय विलयन हम उसे। ठीक, आगे गैस, जैसे कि वायु है, तो वायु भी क्या है? गैसों का मिश्रण है। या हम कहें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिला दें। अगर हम कहें कि N2, अगर हम कहें N2 और O2 गैस को हम मिला दें, दोनों क्या है? गैस है। क्या बनेगा? एक गैसीय विलयन बनेगा। ठीक, एक ऐसा विलयन बनेगा जिसमें क्या हो? दोनों गैस ही हो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लिया, जैसे नमक और जल का हमारा क्या है? एक सोल्यूशन है, मिश्रण है। तो हमने क्या कहा, इसमें जो नमक है वो एक चम्मच, यानी कि नमक की जो मात्रा है वो कम है, तो नमक क्या है? एक विलेय है। जल, जल की मात्रा अधिक है, तो जल क्या है? एक विलायक है। ठीक, प्रकार से इसका ये सॉल्यूशन होता है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा ही सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जल की मात्रा अधिक है। जल क्या है? एक द्रव है। तो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा? ये विलयन कैसा विलयन होगा? द्रवीय विलयन होगा, द्रव वाला एक विलयन होगा। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी सॉल्यूशन वैसा ही आगे बढ़े। जैसे कि हमने कहा, यहाँ पर अगर हम देखें, गैस क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है, कम मात्रा में है, और ठोस क्या है? अधिक मात्रा में। ठोस अधिक मात्रा में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा? ठोस विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा? ठोस विलयन बनेगा। यानी कि विलायक की अवस्था जो होगी, विलायक की जो अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था, यानी कि जो हमारा विलायक होगा विलयन हमारा वही होगा। ठीक, चलिए, ये पढ़ लिया था। फिर आगे हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स, जहां पर हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। साथ में हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज। फिर हमने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज।
यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसे हम कहते हैं। फिर हमने कहा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी। साथ ही हमने पढ़ा था पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, और इसका क्या फॉर्मूला होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे। फिर आज का जो नया टर्म है मोलैरिटी, वो हम अच्छे से पढ़ने की यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है। तो देखो क्या देखा हमने कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट एक कंपोनेंट के जो मोल होंगे वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 100। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो तरह के कंपोनेंट है तो ए के जो मोल्स होंगे वो लिखने हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास, हम क्या कह रहे हैं, ए और बी दो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है। ठीक? अगर हमें ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए के जितने मोल्स हैं, अगर मान ले हम एन में ए में जो है एन ए मोल्स हैं और बी में जो है एन बी मोल्स हैं। ठीक, तो ए में क्या है, एन ए मोल्स हम कह रहे हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट के मोल कितने हैं, एन ए मोल है। ए के क्या है, ए के अगर हमें मोल निकालने हैं तो एक है एन ए मोल। ठीक, दूसरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी हमारे कंपोनेंट वहां पर अवयव हैं उन सबके टोटल मोल, यानी कि एन ए प्लस एन बी। ये हो गया हमारा, किसका फॉर्मूला हो गया, ये ए की मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही बी की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी तो बी में जितने मोल्स हैं अपॉन टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। इस प्रकार से हम ए और बी के क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसको कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो ये तो समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला मास परसेंटेज है जिसे हम कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का जो मास है और सॉल्यूशन का जो मास है, सॉल्यूट यानी कि जो हमारा विलय है और सॉल्यूशन यानी कि विलायक। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, अब मास ऑफ सॉल्यूट आप समझते हैं, यानी कि जो हमारा विलय है उसका क्या द्रव्यमान है। ठीक, सॉल्यूशन यानी कि जो हमारा विलायक है उसका क्या द्रव्यमान है, इंटू हम 100 कर देंगे तो हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, थर्ड आगे बढ़े, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आयतन किसका, पहले विलय का आयतन अपॉन विलायक का आयतन कितना है वो हम लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे तो हमारी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। चलिए तो एक बार एक कॉपी में जो है इन्हें साइड से नोट कर लिए, जहां पर हम सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो है हम नया टर्म स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और हमें पढ़ना है वेट बाय वॉल्यूम, पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे, फोर्थ हमारा क्या था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे हम निकाल रहे थे, देखो कैसे निकालेंगे वेट बाय वॉल्यूम। देखो वेट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, ऐसे ही तो निकालेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे ही तो निकाल रहे थे ना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे ही तो निकाल रहे थे। ठीक, आगे बढ़े, फिफ्थ हमारा P यानी कि पार्ट पर मिलियन से कैसे निकालेंगे? अब इसे हम कैसे निकाल रहे थे? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक, 10⁻⁶ करके हम निकाल रहे थे। ठीक, इतना समझ में आया? ये हम जो है इसमें क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अभी जो है हम इनके एक क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को एक बार क्या कर रहे हैं, सारे ही हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? पी यानी कि पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो हमारा विलय है, विलय का द्रव्यमान, अपॉन जो विलायक है, जो विलियन है, विलियन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पार्ट्स पर बिलियन में इस तरीके से निकालेंगे और पार्ट्स पर मिलियन में इस तरीके से निकालेंगे। चलिए, तो इन्हें नोट कीजिए, फिर मोलैरिटी स्टार्ट हम करेंगे अभी। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? अब मोलैरिटी क्या होती है? ठीक, मोलैरिटी को से भी डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से भी हम इसे डिनोट। चलिए, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, किसी भी सॉल्यूशन की जब हम मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर्स में। सॉल्यूशन है, हमें उसका आयतन किस में लेना है? लेना है। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो गई? जो यूनिट होती है यानी कि इसका जो क्या होता है, मात्रक होता है, यूनिट, मात्रक जिसे हम कहते हैं, वो क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक, या हम कह सकते हैं एम। ठीक है, कैपिटल एम। ठीक, इतना समझ में आया? तो इसको पहले नोट करो, फिर आगे पढ़ते बढ़ते। चलो, इतना समझ में आया, ये फॉर्मूला है। चलो, इतना तो समझ में आया, यूनिट भी समझ में आ गई। यूनिट हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? ठीक, अच्छा, वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, अगर एमएल में है, किसी में भी है तो लीटर में तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे हम निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट।
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर मास भी हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट, या हम कहें मास अपॉन मोलर मास। अब मास तो हमें समझ आ गया, मास तो हमें समझ आता है कि मास क्या होता है, मास तो क्वेश्चन में दिया जाता है द्रव्यमान, या हो सकता है कभी हमें निकालना है, तो मास तो हमें समझ में आता है, यानी कि द्रव्यमान तो हमें समझ में आता है। द्रव्यमान से रिलेटेड कई प्रश्न अभी हम कर चुके हैं। अब ये मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, या हम क्या कह रहे हैं इसे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब क्या है, किसी मॉलिक्यूल का मास, ये मोल का मोलर मास, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का मास। जैसे कि हम कहें CH4, ठीक, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं CH4 है, या हमारे पास है H2SO4, ठीक, और भी कई हो सकते हैं, NH हो सकता है। अब कैसे निकालेंगे इनका मोलर मास, हम कहें CH4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो ये हमने बचपन में पढ़ा है, क्या होगा, एक बार जो है आप खुद से कीजिए जरा, मोलर मास कैसे निकालते हैं, पहले एक मैं बता देती हूँ। देखो कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, अब टोटल कितने हाइड्रोजन है 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16U, ठीक है, इसका मास कितना आ गया, इसका मोलर मास कितना, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया, है ना, पहले कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का है 1, कितने हाइड्रोजन है टोटल 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, टोटल इसका जो ये मॉलिक्यूल है पूरा CH4, इसका मास कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मास निकालते हैं, अलग अलग मास है उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, द्रव्यमान निकालने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, तो कोई भी मॉलिक्यूल हमारा है तो उसका, यानी कि कोई भी अणु हमारे पास दिया गया है तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो ये आपको समझ आ गया होगा। साथ ही H2SO4, इसका आप खुद से निकालिए, NH3 का आप खुद से निकालिए। फिर जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपको मोलैरिटी, मास, मोल, ये सब चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए तो इनका आप खुद से निकालिए। चलिए ये निकाल दिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मास, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है। कैसे निकालेंगे, देखो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, टोटल ऐड करो कितने हो रहे 98U, ये आ गया इसका मास, टोटल H2SO4 का मास ये आ गया। ठीक, अब NH3 का, NH नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन टोटल कितने हाइड्रोजन है 3, कितना हो गया 14 प्लस 3 17U। इस प्रकार से आ गया, तो आपने कर लिया होगा, ठीक, नोट कीजिए इसे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है। चलिए तो अब क्वेश्चन की बारी आ गई, अब क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml सॉल्यूशन, ठीक। अब मोलैरिटी हमें निकालनी है, मोलैरिटी समझते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। 40 ग्राम NaOH है, ठीक है, NaOH कितना है 40 ग्राम, इसका क्या है मास है, 40 ग्राम क्या है NaOH है, वो किसमें डिजोल्व है 250 ml सॉल्यूशन में, किसमें डिजोल्व है 250 ml सॉल्यूशन में, ठीक। चलिए तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution, volume of solution में लीटर में,
ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ठीक ये होता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ये नहीं है तो आप निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास रखते हैं, NaOH का मोलर मास आप निकाल लेंगे। ठीक, साथ में वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप रख देंगे, यहाँ पे ml में दिया गया है, फिर आपको इसको लीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक, एक बार आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट करके देखिए, अगर आपको आता है, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता फिर मैं इसे अच्छे से आपको कराती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आपका जो है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए तो देखिए, देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले पहले हम लिखेंगे गिवन, कि जो चीजें क्या है क्वेश्चन में दी गई है। निकालना क्या है, मोलैरिटी हमें निकालना है, साथ ही हमें वॉल्यूम दिया गया है 250, साथ ही हमें क्या किया है, वॉल्यूम दिया गया है 250 ml। ठीक, और हमें सॉल्यूट दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है 40 ग्राम NaOH। ठीक, क्या करना है, हमें फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में। ठीक, यही तो फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो कैसे निकालेंगे, जो गिवन था ये तो हमने लिख दिया, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अब मास कितना है हमारे पास, 40 ग्राम है मास, 40 ग्राम अपॉन मोलर मास देखो कितना है, अब NaOH का मोलर मास निकालो। ठीक, अब सोडियम का क्या होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, क्या हो गया टोटल, ठीक कितना हो गया 40 हो गया। अब मोलर मास भी कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250, लेकिन लीटर में चाहिए तो अपॉन क्या कर देंगे, देखो ये जो 250 ml है ना, इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 250 अपॉन 1000 करेंगे, करेंगे अपॉन 1000। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, 250 अपॉन 1000 कर लेंगे। ठीक, चलो इतना समझ में आया। अब कैसे करते हैं इसको, देखो या तो हम सीधे सीधे क्या करें, कैंसिल करें, लिखें, कट करें, डिवाइड करके लिख दें, या तो हम ऐसे कर लें इसको ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, 40 के साथ हम 1000 को क्या करें, ऊपर ले गए। ठीक, और 40 नीचे था, इसके साथ क्या कर लिया हमने, 250 रख लिया नीचे ही, ऐसे कर लिया हमने। समझ में आया ये कैसे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 40 से 40 तो हो गया कैंसिल हमारा। ठीक, अब ये हो गया, ये हो गया, 25 4 जा 100। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 4 m, या हम लिख सकते हैं 4 मोल पर लीटर, है ना, या हम लिख सकते हैं 4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, लिख सकते हैं हम कुछ भी है, 4m लिखेंगे तो ज्यादा है, कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या है, 4m मोलैरिटी है। ठीक, समझ में आया, नोट करो इसको फटाफट। ठीक, समझ में आया। अच्छा, डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से 0 0, 25 1 जा 25 4 जा 1/4 है ना, यहाँ पे 1 1 1 1, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या आ गया हमारी मोलैरिटी 4m। समझ में आया मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कि कैसे मोलैरिटी निकालनी है। चलिए, तो आगे आने वाले सेशन में हम और ज्यादा मोलैरिटी के क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये जो मोलैरिटी जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा कि मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है हम आसानी से सीख लेंगे और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन करने में। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।